हाय गाइस, वेलकम टू बी बायोफिलिक। और आज हम क्लास 12th का सीबीएसई 2020 का बैक ईयर पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट पेपर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर दिया था एंड इस वीडियो में हम 22 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 मार्क्स 3। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज एज अ प्रो हार्मोन और प्रो इंसुलिन। द schematic polypeptide structure of proinsulin is given below. This proinsulin needs to undergoes processing before it becomes functional in the body. Answer the following question according to this. A. State the change in the proinsulin undergoes at the time of its processing. मीन्स जब आपकी बॉडी में इंसुलिन बनती है तो वो एज इंसुलिन नहीं बनती, वो एज प्रो इंसुलिन बनती है। एंड उसमें 3 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ए पॉलीपेप्टाइड जो कि यहाँ से यहाँ तक है, सी पॉलीपेप्टाइड जो कि यहाँ से और यहाँ तक है, एंड बी पॉलीपेप्टाइड बाकी सारा जो स्ट्रैंड बचा हुआ है वो है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्डिंग प्रेजेंट है। जब 2 चेन में होती है तो उसको इंटर चेन बोलते हैं, इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। ओके, एंड जब वो एक ही चेन में है, उसी चेन के एक अमीनो एसिड से उसी चेन के दूसरे अमीनो एसिड के बीच, तो उसको बोलते हैं इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला चेंज होता है जब ये एक्टिवेट होती है, तो इसमें से ये जो सी पेप्टाइड है ये हट जाता है, यानी कि ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा, जिसमें कि 2 डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होगी जो कि इंटरचेंज होगी, इंटरचेन, एंड एक होती है इंट्राचेन। ओके, सो इस तरह की तो ए पॉलीपेप्टाइड एंड बी पॉलीपेप्टाइड सर्वाइव करते हैं और वो बनाते हैं एक्टिव इंसुलिन। तो सबसे पहली चीज क्या हो जाती है, सी पॉलीपेप्टाइड। ए के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा सी पेप्टाइड जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। ओके, बी में पूछा जा रहा है नेम द टेक्निक ऑफ American company Eli Lilly used for the commercial production of human insulin. Human insulin के commercial production के लिए Eli Lilly कंपनी ने सबसे पहले कौन सी टेक्निक यूज की थी? तो क्या करते थे आप? वो टेक्निक जो थी वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या किया था, इंसुलिन का जीन लेकर और उसको प्लाज्मिड में ऐड किया एंड प्लाज्मिड के साथ फिर ई कोलाई में इंसर्ट करवाया एंड ई कोलाई में इंसुलिन बनवाया और इंसुलिन बनाने के बाद डाउन स्ट्रीमिंग किया। अगर आपको इसका पूरा वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगी। ओके, नेक्स्ट सी, हाउ आर द 2 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ द फंक्शनल इंसुलिन केमिकली हेल्ड टुगेदर। दोनों केमिकली कैसे जुड़े हुए हैं बताइए, फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड कैसे जुड़े हुए हैं? तो ये हो जाएगा आपका आंसर डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। बस इतना सा आंसर करना है। अब आप इसको अच्छी सी लैंग्वेज में लिख देंगे तो बढ़िया सा आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन नंबर ऑफ इंसेक्ट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द जेनेटिक क्रोमोसोमल बेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। Honeybees is an interesting example to study the mechanism of sex determination. Study the schematic cross between the male and female honeybees given below. Answer the following question. So parent दिया हुआ है फीमेल हनीबी, 32 क्रोमोसोम, मेल हनीबी। ओके, एंड यहाँ पर आपको प्रोसेस बताना है। एक तो ए, आइडेंटिफाई ए बी, आपको ए बताना है, बी बताना है एंड सी बताना है। ओके, कि ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। ठीक, तो आप देखते हैं फीमेल हनी बी गैमेट बनाती है। ऑब्वियसली बात है गैमेट बनेंगे। अगर गैमेट्स बनेंगे तो किससे बनेंगे? जो प्रोसेस होगी वो क्या बोलेंगे आप? मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस में आपको अच्छे से पता है कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाता है। फीमेल हनी बी डिप्लॉइड्स होती है। ओके, तो यहाँ पर 2n से n बनेंगे, गैमेट बनेंगे n। ओके, और n से डायरेक्टली बनेगा मेल हनी बी, क्योंकि देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि मेल हनी बीज विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रही हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्थेनो
पार्थेनोजेनेसिस। ओके, इसको बोलते हैं आप पार्थेनोजेनेसिस। अब ये मेल हनीबीज मियोसिस से डायरेक्टली फिर गैमेट से डायरेक्ट पार्थेनोजेनेसिस करके और मेल हनीबी बन रहे हैं। ओके, लेकिन अगर आप फीमेल हनीबी देखो तो वो 2n बन रही हैं, 32 क्रोमोसोम 2n कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है और मेल हनीबी गैमेट बना रही है, यानी कि ये गैमेट तो n हो गया, n गैमेट फीमेल से आया, n गैमेट ही तो आना चाहिए मेल से, और मेल तो ऑलरेडी n ही है, तो अगर ये गैमेट बनाएगा तो मियोसिस से नहीं बनाएगा, किससे बनाएगा? माइटोसिस से, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन से, क्योंकि n से और हाफ द क्रोमोसोम हो नहीं सकते हैं, तो जब n और n मिलेंगे तो 2n बन जाएगा, यानी कि डिप्लॉइड 32 क्रोमोसोम। सो अकॉर्डिंग टू दिस A is what? A is meiosis, B is parthenogenesis, and C is माइटोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, 23, 24। सो क्वेश्चन इज स्टडी द एज पिरामिड ABC ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। A, B एंड C ये ह्यूमन पॉपुलेशन का पिरामिड दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना है B एंड C क्या है, मतलब ये वाला B एंड C पिरामिड किसको डिनोट कर रहे हैं। राइट द बेसिस ऑन विच द अबव पिरामिड आर प्लॉटेड। तो जब भी आप पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन का पिरामिड बनाते हैं तो उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, 3 तरह की पॉपुलेशन को आप काउंट करते हैं, ठीक है। इट डजेंट मीन यहाँ पर 3 ब्लॉक बनाए हैं, यहाँ पे 6 या 7 ब्लॉक बने हैं, डजेंट मीन दैट, ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाली पॉपुलेशन होती है वो होती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, याद रखेंगे, बूढ़े लोग, ठीक है, और बीच वाली पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती है रिप्रोडक्टिव, एंड सबसे नीचे वाली पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती है प्री रिप्रोडक्टिव। ओके, सो पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि जो बूढ़े हो चुके हैं, प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि जो जवान है, सॉरी रिप्रोडक्टिव यानी कि जो जवान है, प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि जो बच्चे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे कलर कोडिंग से बता दिया है, येलो वाला जो है वो प्री रिप्रोडक्टिव है, ब्लू वाला है रिप्रोडक्टिव, एंड ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो अगर आप एक अंदाजा लगाते हैं बी और सी में, तो देखो प्री रिप्रोडक्टिव कम है, बी के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो कम है, यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव कम है, यानी कि ये तो बूढ़े हो गए, ये चले जाएंगे, ये बूढ़े हो जाएंगे, तो आगे की पॉपुलेशन रिलेटिवली कम हो जाएगी। तो बी वाला जो पिरामिड है, जो आपका बी पिरामिड है, वो क्या डिनोट कर रहा है? वो एक स्टेबल पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है। ओके, यहां पर सी पॉपुलेशन का देखते हैं। सी पॉपुलेशन में देखेंगे, सॉरी बी पिरामिड जो है वो आपका डिक्लाइन पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है। ओके, यानी कि पॉपुलेशन कम होने वाली है। देखो ये बूढ़े हो जाएंगे, यानी कि बुढ़ापे में ज्यादा आने वाले हैं लोग, और यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव वाले जब यहाँ आएंगे रिप्रोडक्टिव फेज में तो रिलेटिवली कम रहेंगे, तो ये डिक्लाइन पॉपुलेशन डिनोट कर रहा है। एंड अब बात करते हैं हम सी पॉपुलेशन की, ठीक है। तो सी पॉपुलेशन को देखेंगे आप, तो ओल्ड लोग कम हैं, जवान लोग थोड़े ज्यादा हैं, और बच्चे भी उतने ही हैं जितने जवान हैं। तो जवान जितने जो है उतने ही बच्चे हैं, दैट मीन्स आगे जब ये बच्चे जवान होंगे यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे तो उतनी ही पॉपुलेशन रहने वाली है, तो सी विल रिप्रेजेंट स्टेबल पॉपुलेशन। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर राइट द बेसिस ऑन विच द अबव पिरामिड आर प्लॉटेड, तो क्या बेसिस होता है? अबव पिरामिड किस बेसिस पे प्लॉटेड किए जा रहे हैं? एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसकी एज कितनी है उस बेसिस पे आपने पॉपुलेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव, और इस बेसिस पे आपने क्या किया है? पिरामिड का फॉर्मेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। IVF इज वेरी पॉपुलर मेथड इन दीज डेज, इज हेल्प चाइल्डलेस कपल टू बियर चाइल्ड, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स दैट आर कैरीड आउट इन दिस टेक्निक। B. Would you consider gamete interfallopian transfer as an IVF? Give the reason and support your answer. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या पूछा जा रहा है? IVF जो है, जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को आप कैसे यूजफुल मानते हैं? सबसे पहली चीज
तो होता क्या है, सबसे पहले आपको टेक्निक बताना है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप दैट आर यूज इन दिस टेक्निक। तो जो लोग नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कपल, वाइफ एंड हस्बैंड, तो उनके एग एंड स्पर्म, देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जरूरत कई तरह से पड़ सकती है। एक, या तो कपल इनफर्टाइल है तो उसको डोनर की जरूरत पड़ेगी, या फिर वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहा नेचुरली, तो क्या करेंगे, गैमेट तो उन्हीं से ही ले लेंगे, गैमेट उन्हीं के ही होंगे, यानी कि वाइफ और हस्बैंड के ही होंगे। बस क्या करेंगे, उनको लैब में मिलाकर और फिर इम्प्लांटेशन के लिए भेजेंगे। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, तो एग एंड स्पर्म या तो डोनर या वाइफ हस्बैंड से ले सकते हैं। उसको इन विट्रो यानी कि लैब कंडीशन में आप क्या करवाते हो, जाइगोट में कन्वर्ट करवाते हो, फ्यूजन करवाते हो। अब जाइगोट में फिर इंड्यूस्ड डिवीजन होता है जिससे कि एम्ब्रियो बन जाता है, एक अर्ली एम्ब्रियो। एंड वो अर्ली एम्ब्रियो क्या होता है, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक होगा। और 8 ब्लास्टोमियर के बाद या तो आप अगर 8 ब्लास्टोमियर पे ही इम्प्लांट कर रहे हो, भेज रहे हो बॉडी के अंदर, तो आप कहाँ भेजोगे, फैलोपियन ट्यूब में। ओके, क्योंकि 8 ब्लास्टोमियर अभी इम्प्लांटेशन की स्टेट में नहीं होता है। जब तक ये 32 से 64 से ज्यादा नहीं हो जाएगा तब तक ये इम्प्लांट नहीं होता है, यानी कि ब्लास्टुला गैस्ट्रुला स्टेज तक आने के बाद तब इम्प्लांटेशन होता है। तो आपको इसको फैलोपियन ट्यूब में भेजना पड़ेगा, ओके, जिससे कि आगे के फर्दर डिवीजन कर सके। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं आप, इस कंडीशन को बोलते हो ZIFT। ओके, ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ओके, एंड नाउ अगर आप अर्ली एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर तक डिवीजन करवा के और फिर भेजते हो, दैट मीन्स वो एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको फिर आप यूट्रस में भेजोगे, उसको फिर फैलोपियन ट्यूब में नहीं भेजोगे, यूट्रस में डायरेक्टली इम्प्लांटेशन के लिए भेजोगे। उस कंडीशन में बोलते हैं IUT, दैट मीन्स इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस स्टेज में जो एम्ब्रियो है उसको भेज रहे हो, आप 8 ब्लास्टोमियर में भेज रहे हो या फिर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर में भेज रहे हो। इसके बाद ये तो हमारा A हो गया। B क्या है, वुड यू कंसिडर गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर एज एन IVF? तो सिर्फ आप अगर कोई डोनर जो इनफर्टाइल है, कोई पर्सन जो इनफर्टाइल है, उसमें डोनर के थ्रू आप सिर्फ स्पर्म भेज रहे हो, सपोज कीजिए उसकी वाइफ में आप सिर्फ स्पर्म भेज रहे हो एक डोनर के, तो आप नेचुरली उसको फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो, आप उसको लैब में फर्टिलाइज नहीं करवा रहे, बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन होगा, इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब होगा। तो वो IVF नहीं होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो क्या होगा, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होगा। दैट मीन्स आपने गैमेट को लिया और फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया है। वो एक नेचुरल एक्ट या क्वाइटस के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली इंजेक्शन से ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन आप जो जाइगोट फॉर्मेशन है वो नेचुरली होगा। सो उसको कंसिडर आप नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो मतलब कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर IVF नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ओके, नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, आप उसको IVF नहीं बोल सकते, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं बोल सकते। इसीलिए नेक्स्ट इसी का ही और सेक्शन में है, ड्रॉ द सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी एंड लेबल द प्राइमरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम इन इट, नेम द गोनाडोट्रोपिन, एक्सप्लेन देयर रोल। तो इसका डायग्राम बहुत ही अच्छा डायग्राम है, ये एक लाइन डायग्राम के फॉर्म में आप बना सकते हैं इस टाइप से। तो इसमें बड़ा सिंपल सी चीजें हैं कि जैसे प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, यहाँ पर ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है एग और एक होता है फॉलिकल। फॉलिकल आप ऐसे कर सकते हो कि एग के ऊपर जो कवरिंग है उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, तो फॉलिकल अलग मैच्योर होता है, एग अलग मैच्योर होता है। ओके, एग मैच्योर होता है तो आप प्राइमरी सेकेंडरी oocyte बोलते हो, और फॉलिकल मैच्योर होता है तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल बोलते हो। उसके बाद वो कन्वर्ट होती है ग्राफियन फॉलिकल में। ओके, ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकेंस।
तो ये स्टेजेस फॉलिकल के होते हैं, ये स्टेजेस होते हैं एग के। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉरेशन हो रहा है, अब आपको यहाँ पर लेबल करने के लिए दिया हुआ है, तो सारी लेबलिंग यहाँ पर बनी हुई है। ग्राफियन फॉलिकल ये है बेटा, इसके बाद आपको कॉर्पस ल्यूटियम, तो अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम ये है। ठीक है जी। टर्शरी फॉलिकल, तो ये आपकी ये है टर्शरी फॉलिकल, 3 डिग्री बोलते हैं इसको। ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल, ये है आपकी प्राइमरी फॉलिकल। तो आप इजीली इसको डिनोट कर सकते हैं, एंड ये बहुत ईजी है बनाने के लिए। अब बात करते हैं गोनाडोट्रोपिन एक्सप्लेन देयर रोल इन oogenesis। ये जो एग रिलीज हो रहा है, ये एग जो रिलीज हो रहा है, इसमें गोनाडोट्रोपिन्स का क्या काम है। तो गोनाडोट्रोपिन्स जो होते हैं, ये तो आपका हो गया ए, ओके, ये है बी। गोनाडोट्रोपिन्स क्या होते हैं, LH एंड FSH। ये कहाँ से रिलीज होते हैं, ये पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, एंड ये किसको अफेक्ट करते हैं, ओवरी को अफेक्ट करते हैं। इनके रिस्पेक्ट में 2 चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, एक होता है फॉलिकल डेवलपमेंट, ओके, एंड रिलीज ऑफ हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो होता क्या है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा, फॉलिकल्स से रिलीज होगा एस्ट्रोजन, और जितना ज्यादा एस्ट्रोजन उतना ही ज्यादा LH। तो मिड साइकिल में नियरली 14 to 15 डेज पे, 14-15th डे पे क्या होता है, LH का अमाउंट एकदम से बढ़ जाता है, जिसको LH सर्ज बोलते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, ओवल्यूशन होता है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए विद आंसर्स डिटेल, मतलब सब्जेक्टिव वाइज, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय हार्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको बताया जाता है कई बारी, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट। इसको 5 नंबर में आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको डायग्राम के साथ साथ थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ डायग्राम के कंडीशन में समझा रही हूँ। जैसे कि उन्होंने क्या किया था, हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करना चाहते थे कि एक सेल के अंदर एज अ DNA जेनेटिक मटेरियल होता है या प्रोटीन होती है, क्योंकि इन दोनों में बहस चल रही थी, DNA या प्रोटीन, इन दोनों में से क्या है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नेचुरली इन्फेक्टिंग एजेंट लिया, जो कि बैक्टीरियोफेज, जो कि बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल भेजता है। अब उन्होंने ये सोचा, इसका जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, हमको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाएगा उससे, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही कंपोनेंट थे। प्रोटीन का क्या था, कवरिंग, और अंदर था DNA। तो ये बहुत ही क्लीन एंड कट आपको डिसीजन दे सकता था। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 तरह के बैक्टीरियोफेज डिजाइन किए। यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किए गए थे। ठीक है, किस किस के यूज किए गए थे, प्रोटीन के रिस्पेक्ट में यूज किया था सल्फर, एंड यहाँ पर यूज किया था P32 एंड S35। ठीक है जी, S35 एंड P32, दैट मीन्स फॉस्फोरस 32। तो ये क्या था आपका, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, एंड S35 रेडियो एक्टिव सल्फर। सल्फर क्यों यूज किया, क्योंकि प्रोटीन में अमीनो एसिड में सल्फर होता है। फॉस्फोरस क्यों यूज किया, क्योंकि DNA के साथ में फॉस्फोरस अटैच होते हैं। ओके, ठीक है, कहाँ होते हैं, फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो फॉस्फेट अटैच होता है, वो वहां पर जो फॉस्फेट्स होंगे वो सारे के सारे P32 वाले होंगे। क्लियर। तो 2 तरह के बैक्टीरियोफेज डिजाइन किए। अब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, और इन्फेक्ट करने के बाद क्या किया, उस पूरे सेल का इस टाइप से एक कल्चर रहेगा, S35 का एक कल्चर रहेगा, बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर गए अंदर, सपोज करो। अब इनको क्या किया उन्होंने, सेंट्रीफ्यूज किया, ग्राइंड करने के बाद सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज इज बेसिकली द सेपरेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रेडियंट, कौन सा हैवी सब्सटेंस है, कौन सा लाइट सब्सटेंस है, तो वो सेपरेट हो जाती हैं सारी चीजें, प्रोटीन, DNA, ये सारी चीजें सेपरेट हो जाती हैं। फिर उन्होंने सोचा, अगर ये प्रोटीन में आएगा, तो प्रोटीन क्योंकि हल्का होता है, DNA हैवी होता है, तो DNA में आएगा तो DNA ग्लो करेगा, और प्रोटीन में आया रेडियो एक्टिव तो प्रोटीन ग्लो करेगा। ठीक है, तो जो सुपरनेटेंट था ऊपर की तरफ वो ग्लो कर रहा था, लेकिन जो सेलुलर सबस्ट्रेट थे वो ग्लो नहीं कर रहे थे। यानी कि हमको जो रेडियो एक्टिविटी मिली थी वो सुपरनेटेंट में मिली थी, लेकिन सेलुलर कंपोनेंट में हमें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। ओके, तो यहाँ पे प्रोटीन हमें सुपरनेटेंट में मिला। उन्होंने बोला कि अगर सुपरनेटेंट में मिल रहा है, सुपरनेटेंट मतलब कि जो ऊपर ऊपर छा जाता है ना, जब आप मिट्टी को घोलते हो पानी के अंदर, तो मिट्टी में जो लाइट सब्सटेंसेस होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, वही कुछ। और सेल्स नीचे की तरफ है, सेल्स यहाँ है, तो सेल्स तो नॉन रेडियो एक्टिव दिख रहे हैं और सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिव दिख रहा है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि प्रोटीन तो एंटर
नहीं करता। अब यहाँ पर क्या किया इस वाले एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। इस वाले एक्सपेरिमेंट में आपको क्लियरली दिख रहा है कि डीएनए जो है वो उन्होंने रेडियो एक्टिव लिया, उससे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए डाल दिया। ठीक है, यहाँ तो हमें दिखाने के लिए दिख रहा है, लेकिन प्रूफ कैसे हुआ? जब इन बैक्टीरिया को सेंट्रीफ्यूज किया गया तो रेडियो एक्टिविटी सेल्यूलर कंपोनेंट में आई, लेकिन सुपरनेटेंट में नहीं आई। मतलब कि हमारा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि हमारा डीएनए था वो सेल के अंदर गया है, तभी तो सेल ग्लो कर रहे हैं, तभी तो उनमें रेडियो एक्टिविटी आई है पैलेट में। ओके, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि डीएनए एंटर करता है सेल के अंदर, दैट मीन्स डीएनए ही है जो कि एज अ क्या काम करता है? जेनेटिक मटेरियल। ओके, इसी का ही और में क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन द कलेक्शन ऑफ द व्हाइट विंग मॉथ एंड डार्क विंग मॉथ इन इंग्लैंड between years 1850 and 1920. What are these observation leads to? तो सबसे पहली चीज थी कि ड्यूरिंग दिस ईयर 1850 से 1920 के बीच क्या हुआ था? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। तो 1920 के पहले वाली जो था, कुछ टाइम पहले 1850 के आसपास, तो तब इंडस्ट्रीज नहीं थी इतनी। तब इंडस्ट्री नहीं थी तो क्या होता था? तो कुछ ये कंडीशन थी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप इसको यहाँ समझ सकते हैं। ये बिफोर है और ये है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन दो तरह के बिस्टन ब्यूटिलेरिया होता है ये मॉथ, याद रखना, इसका नाम पूछा जाता है बिस्टन ब्यूटिलेरिया। ठीक है, बिस्टन ब्यूटिलेरिया मॉथ यूज किया था उन्होंने, ऑब्जर्व किया था। वहां पे क्या था, जो ट्रीज थे ना उनके उस पे स्टम्प पे क्या था? लाइकेंस थी। कौन थी? लाइकेंस। लाइकेंस लाइट कलर की थी, तो जो मॉथ थे लाइट कलर के वो बहुत इजीली छुप जाते थे, और लाइट के ऊपर डार्क वाले मॉथ यानी कि ब्लैक वाले मॉथ बहुत इजीली दिख जाते थे, तो प्रेडेटर उनको खा लेते थे। ठीक है, ये था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? स्मोक बना बहुत सारा, और वो स्मोक उन लाइकेन के ऊपर ढक गया। जब वो स्मोक उन लाइकेन के ऊपर ढक गया तो बैकग्राउंड डार्क हो गया। अब डार्क के ऊपर लाइट वाला मॉथ बहुत इजीली दिखता था, लेकिन डार्क वाला छुप जाता था, तो अब प्रेडेटर इनको खाने लगे आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये प्रूफ हुआ कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जिसने अपने आप को एडेप्ट किया, जो अपने आप को एडेप्ट करता है उसी को ही नेचर जो होती है वो सिलेक्ट करती है आगे के लिए, है ना। यहाँ पे कोई कंपटीशन तो हो नहीं रहा कि तुम सिलेक्टेड हो, लेकिन यहाँ पे क्या चीज हो रही है? जो जितना ज्यादा फिट होगा एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वही चीज है कि नेचुरल सिलेक्शन भी किस पे बेस्ड है? जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। पहले ये वाले मौत एडजस्ट कर रहे थे तो ये जिंदा थे, अब ये वाले मौत एडजस्ट कर पा रहे हैं तो ये जिंदा है और ये मर जाते हैं। How is the use of herbicide and pesticide and antibiotics by human for various purpose comparable with the observation made on moth in the above question? What is the type of the phenomenon called? यहाँ पर पूछा जा रहा है, अगर आप किसी भी क्रॉप में हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक्स जो यूज करते हैं, हम इतने सारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करके आप जीएमओ बनाते हैं, तो अगर ऊपर के कंपैरिजन में यानी कि मौत वाले एक्सपेरिमेंट के कंपैरिजन में आप ये देखें तो ये क्या कंक्लूजन निकलेगा और इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? तो बड़ा सिंपल है। बी, क्या होता है जब आप हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और एंटीबायोटिक यूज करते हो तो आप रिलेटिवली नेचुरल सिलेक्शन की जगह क्या करवा रहे हो? आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवा रहे हो। आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी कि हम उनको जबरदस्ती में रेजिस्टेंट बना देते हैं, हर्ब्स से, पेस्ट से, है ना, और बैक्टीरिया वगैरह से। तो रेजिस्टेंट वेराइटी जो होती हैं वो इजीली सिलेक्ट की जा सकती हैं, इजीली सिलेक्टेड विद इन द लेस टाइम, और बहुत ही लेस टाइम में। और कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहा है ना। तो हम लोग कर रहे हैं, दैट मीन्स इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक या फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन। सो ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आपको समझ में जो चीजें आ जाती हैं उनको अपनी लैंग्वेज में अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बड़ा सिंपल है ये, एक फॉस्फोरस साइकिल को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये मैंने आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया हुआ है यहाँ पे। ओके, सो एनसीईआरटी के डायग्राम में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं कि कोई भी चीज की शुरुआत, किसी भी साइकिल की शुरुआत आप फॉस्फोरस या कोई भी साइकिल हो उसको आप प्रोड्यूसर से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो प्रोड्यूसर के लिए फॉस्फोरस तो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फर्टिलाइजर। ओके, तो वो कहाँ से मिलता है? उनको सॉइल से मिलता है।
ठीक, तो हम प्रोड्यूसर एक ही जगह से स्टार्ट कर लो और वहीं पे खत्म कर देंगे। तो प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? कंज्यूमर। तो फास्फोरस कहाँ गया? कंज्यूमर में। कंज्यूमर मर गए बेचारे, डाई। तो किसने खाए? डेट्रीटियस। डेट्रीटियस मतलब डिकम्पोजर। डिकम्पोजर ने क्या किया? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन हुआ तो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। सब कुछ किस में कन्वर्ट हो गया? सिंपल सब्सटेंस। और सिंपल सब्सटेंस कहाँ मिले? सॉइल में जाके मिल गए। अब सॉइल से किसने अपटेक कर लिया? फिर से प्रोड्यूसर ने। ये तो समझ आ गया। अब बात करते हैं, प्रोड्यूसर भी तो डाई होते हैं। लिटर फॉल मतलब क्या होता है? लीव्स और ये सब चीजें उनकी गिरती रहती हैं, जो डेड हो जाती हैं, वो हटती रहती हैं, तो उसको लिटर बोलते हैं। तो वो जो लिटर है उसका भी डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होगा तो वो अल्टीमेटली कहाँ मिल जाएगा? सॉइल में, है ना। माटी से बने हो, माटी में ही मिलना है, यही तो होता है। तो इसके बाद अब क्या करते हैं? सॉइल सॉल्यूशन से कई बार ऐसा होता है कि रन ऑफ हो जाता है सब्सटेंस। कैसे? बारिश हुई और सॉइल में इतनी ज्यादा ग्रिपिंग नहीं होती, प्लांट ज्यादा नहीं लगाओगे तो क्या होगा? लीचिंग हो जाती है, ठीक है। तो रन ऑफ हो जाएगा, यानी कि जो फॉस्फोरस या कोई भी और न्यूट्रिएंट होगा वो पानी के साथ बह जाएगा। अब इसके अलावा सॉइल के नीचे रॉक और मिनरल्स होते हैं जो कि वेदरिंग की वजह से धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं, धीरे धीरे टूटते हैं, और उनकी वजह से जो फॉस्फोरस होता है वो सॉइल में मिल जाता है। और इसको फिर से कौन अपटेक कर लेता है? प्रोड्यूसर अपटेक कर लेता है। तो आपको जब ऐसा कोई क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जा रहा है तो सबसे पहले तो आप ये बनाएंगे, उसके बाद इसका स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 ऐसे करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है जी। तो साइकिल, कोई भी न्यूट्रिएंट साइकिल क्यों होती है? तो प्रॉपर रेगुलेट न्यूट्रिएंट इन नेचर, ये याद रखना। टू प्रॉपर द रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन नेचर। इसी के ही ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन अकरिंग इन एक्वाटिक फूड चेन, स्टेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस दैट हैज ऑन ऑर्गेनिज्म एट लास्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन। तो यहाँ पे डीडीटी का बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज, कोई भी ऐसी सब्सटेंस ऑर्गेनिजम्स में एक्यूमुलेट होती जाती है जो कि बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होती है, उसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। डीडीटी एक पेस्टिसाइड के तौर पे यूज किया जाता था बहुत पहले से, ठीक है। तब हमें इसके नुकसान नहीं पता थे तो हमने बहुत यूज किया इसे, ठीक। वो वाइट वाइट, कभी नेता वेता आते थे तो साइड में वाइट वाइट सी लाइनिंग बन जाती थी कॉलोनी में, वही डीडीटी होता था, मच्छरों को मारने के लिए होता था। लेकिन क्या होता था, जब बारिश होती थी वो वाइट पाउडर कहाँ चला जाता था? नाली में, और नाली से नदियों में चला जाता था। अब नदियों में जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? वाटर में। अब वाटर से जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स, वो उनको एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे सपोज करो हर एक प्लांट ने, ठीक है, हर एक प्लांट ने 1000 मॉलिक्यूल्स पार्ट्स पर मिलियन, ऐसे कर लो, पीपीएम, 1000 पार्ट्स पर मिलियन एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा? जूप्लैंक्टन्स। तो क्या होगा? धीरे धीरे ये जूप्लैंक्टन होगा, ये 2 से 3 फाइटोप्लैंक्टन्स खाएगा, तो 2 से 3 या 10 गुना हो जाएगा पीपीएम, ठीक है ना। मतलब कि धीरे धीरे इसका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, ठीक। जैसे जू प्लैंक्टन्स है तो स्मॉल फिशेस जू प्लैंक्टन्स खाएगी, अब 2-4 जू प्लैंक्टन्स तो खाएगी, 10 तो खाएगी कम से कम। तो धीरे धीरे उसका अमाउंट, डीडीटी का अमाउंट, पीपीएम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इस स्मॉल फिश को कौन खाएगा? लार्ज फिश खाएगी। लार्ज फिश ने भी 2-4 फिशेस खा ली तो उसका अमाउंट और बढ़ गया लार्ज फिश के अंदर। लार्ज फिश को खाया किसने? बर्ड ने। तो उसके अंदर अल्टीमेटली एक बहुत ही हार्मफुल अमाउंट प्रेजेंट हो जाता है डीडीटी का। और सपोज करो उस लार्ज फिश को ह्यूमन ने खा लिया, ठीक है, मछली पकड़ के लाए, मछली पकानी है, मछली खानी है, तो क्या हुआ? ह्यूमन के अंदर वो वाला अमाउंट उतना ज्यादा पहुंच गया, यानी कि 2-3 मछलियां खाई तो भाई बस 2-3 लाख का काम हो गया, 10-20 लाख का, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से और समझ सकते हो कि जैसे अगर वाटर में, सपोज करना वाटर में 2 से 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है डीडीटी के, ठीक है। तो हर एक फाइटोप्लैंक्टन जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो सपोज करो वो 2 से 3 मॉलिक्यूल प्लांट ने एब्जॉर्ब करके 10 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है। अब एक छोटी फिश 2-3 प्लांट तो खाएगी, 2 प्लांट खा लिए, दैट मीन्स एक जू प्लैंक्टन ने क्या खा लिए? प्लांट, यहाँ पर प्लांट की बात कर रहे हैं तो फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रही हूं मैं। तो जू प्लैंक्टन ने कितने खा लिए? जू प्लैंक्टन ने खा लिए 2 फाइटोप्लैंक्टन, दैट मीन्स 20 मॉलिक्यूल यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अब ये जू प्लैंक्टन को खाया किसने? स्मॉल फिश ने, और एक बार में कम से कम 5 खा लिए, दैट मीन्स 100 मॉलिक्यूल्स पहुंच गए इसके अंदर, ठीक है जी, 100 मॉलिक्यूल्स। अब स्मॉल फिश को किसने खाया? लार्ज फिश ने। अब लार्ज फिश ने एटलीस्ट
5-6 स्मॉल फिश खा ली, 5-6 स्मॉल फिश यानी कि 500 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है जी, 500 मॉलिक्यूल। और ह्यूमन गए और 2 पकड़ के मछलियां ले आए, आज तो मछली पका के खाएंगे। तो 2 फिशेस किसने खाई? ह्यूमन ने खाई। एंड वो 2 फिशेस कितने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गई? 1000 ml। यानी कि शुरुआत हुई थी 10 ml से और धीरे धीरे इसका एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है अकॉर्डिंग टू द फूड चेन। तो टॉप कंज्यूमर को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है जी। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सो यहाँ तक के लिए इतना ही था। अगले वीडियो में हम पेपर 2019 की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।